बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 10। क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेशन करने जा रहे हैं। किस फार्मूले की डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम? उस फार्मूले की जिसके ज़रिए आप प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रेशर? वाटर का प्रेशर। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, रिड्यूस्ड सिलेबस में शामिल है। प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। प्रेशर का फॉर्मूला ये है P इज इक्वल टू F अपॉन A। सॉलिड्स में बड़ा अच्छा काम करता है। व्हाट अबाउट लिक्विड्स? क्या लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? प्रेशर लगाता है लिक्विड भी, बिल्कुल लगाता है। अंडर वाटर समंदर में चले जाइए, पानी के टैंक में चले जाइए, स्विमिंग पूल में चले जाइए, जितनी गहराई में आप पानी के अंदर जाते रहेंगे आपको अपने ऊपर दबाव महसूस होएगा। प्रेशर को उर्दू में दबाव कहा जाता है। आपको प्रेशर महसूस होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको प्रेशर ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना हो तो क्या आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे? नहीं, ये पप्पा फॉर्मूला है। ठीक है, इससे एक और फार्मूला बनेगा, उसी की डेरिवेशन हम इसमें कर रहे हैं, वो आपके एग्जाम में आ सकती है। क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? ड्राइव द फार्मूला ऑफ प्रेशर टू फाइंड द ड्राइव द फार्मूला ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। कि लिक्विड्स जो हैं वो अगर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसका फार्मूला जो है वो ड्राइव कीजिए। ये आपकी पेज नंबर 161 तक ये डेरिवेशन चल रही है। आखिर में कौन सा फार्मूला बनेगा आपके पास? P इज़ इक्वल टू रो GH। ये फार्मूला जो है वो बनेगा। ये बच्चा फार्मूला है। ये रो जो है वो क्या है? RHO। इसका नाम है इस सिंबल का RHO, इसको रो कहते हैं। ठीक हो गया? ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको, और ये G ग्रेविटी है और H जो है वो हाइट है, और ये P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि आखिर में आपने एक फार्मूला बनाना है। अगर आपसे कहा जाए कि लिक्विड जो है कोई भी पानी है, पानी के अंदर जो है वो इस जगह पर आप बताइए कि प्रेशर कितना है। पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा टैंक है, ये इतना बड़ा सा टैंक है। इस जगह पर जो है वो बताइए, इस जगह पर, ये मैंने सर्किल बना दिया, इस जगह पर बताइए कि इस जगह पर प्रेशर कितना है। यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, इस जगह पर अलग होगा, इस जगह पर अलग होगा, इस जगह पर प्रेशर अलग होगा। ये इसकी सरफेस है वाटर की, इस जगह पे प्रेशर अलग होगा, इस जगह पे प्रेशर अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रेशर्स होंगे। तो एग्जैक्टली जब लिक्विड्स की बात होगी तो वो आपसे बोलेगा कि इस जगह पर बताइए कि इस जगह पर ये जो लिक्विड है, वाटर फॉर एग्जांपल, इसका प्रेशर इस जगह पर कितना है, ये वो आपसे बोलेगा। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली फार्मूला तो चाहिए। वो फार्मूला बनाने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेरिवेशन। डिराइव करना फार्मूला, मतलब वो फार्मूला बनाना। वो ये फार्मूला ये रहा, ये वाला फार्मूला यहाँ नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये बना कैसे, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, यही हम देखेंगे। इसके लिए शुरू हो जाइए। क्या क्या बताया गया आपके नोट्स में, इसका सलूशन मौजूद भी होगा। वो भले आप स्कूल के नोट्स मिले हों या आपको जो है वो एकेडमीज़ में, सेंटर्स में नोट्स मिले हों, उसमें जिस तरह डेरिवेशन के स्टेप्स हैं आप उसी को फॉलो करें, कोई इशू नहीं। लेकिन आप ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप उनको समझें ज़रूर कि उसमें किया क्या गया है। ये फार्मूला याद रखिएगा कि हमें इस फार्मूले तक पहुंचना है। प्रेशर बराबर है रो, जो कि इसका नाम है, और ये सिंबल रिप्रेजेंट किसको करता है? ये सिंबल जो रो है RHO, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? डेंसिटी को। और डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। ये क्या है ये भी बताता हूँ।
और उसके बाद जी ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच जो है वो हाइट को। तो ये फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए क्या तफसीलात इसमें बताई गई हैं? आपको बताया गया है कि एक वेसल है। वेसल का मतलब होता है कोई भी बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है। कोई भी एक स्पॉट जहाँ पर आप ये पानी जो है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पूरा का पूरा। ये कहाँ एक्सर्ट कर रहा है? इसकी बेस के ऊपर, ये जो बॉटम है जहाँ पर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम प्रेशर कहाँ है, तो मैक्सिमम प्रेशर इसकी बेस पर है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। लेकिन हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम एक जगह ये सर्किल बना देते हैं इसके लिए। ये सर्किल जो है वो सर्किल क्या है? इमेजिनरी है, तसव्वुराती है, हकीकी कोई सर्किल नहीं है। एक आइडिया है कि यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है। फॉर एग्जांपल सर्किल बनाना ज़रूरी है। कोई अगर डॉट लगा देते या पॉइंट लगा देते कि भाई इस पॉइंट पे बताइए यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होती। क्यों बेवकूफ़ी वाली बात होती? क्योंकि प्रेशर का जनरल फार्मूला ही देख लीजिए आप, वो तो नहीं बदलेगा ना। पप्पा थोड़ी ना बदलेंगे, पप्पा ये हैं। तो एरिया चाहिए इसके लिए। एरिया बनाने के लिए आपको कोई ऐसा ही सरफेस चाहिए जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो। इसीलिए ये एक सर्किल जो है वो इमेजिनरी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो इस जगह पे सर्किल पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो प्रेशर, ये वाटर का प्रेशर कितना जो है वो लग रहा है। समझ में आ गई बात? और इसी को फाइंड आउट करते करते हम जो है वो ये फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये तफसीलात सारी आपकी नोट्स में मौजूद है। अच्छा, तो ये हमने एक वेसल लिया, एक बर्तन लिया और इसमें हमने जो है वो पानी भर लिया। ये इसकी सरफेस है और यहाँ पर ये हमने एक इमेजिनरी सर्किल जो है वो बना दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको, सरफेस से, पानी की सरफेस से लेकर उसके उस सर्किल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एच कहते हैं, हाइट। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डॉट डॉट करके ये हाइट जो है वो बना ली। यही तफसीलात यहाँ पर ये आपको बता रहा है। इसके अंदर आपकी एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करूँगा। यहाँ पर पेज नंबर 160 पे प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज है। इसकी तफसीलात क्या है वो यही बता रहा है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो क्या है, वो भी मैटर है। मैटर है तो यकीनन इसका मास भी है, और अगर मास है इसके ऊपर तो यकीनन मास है इसका, तो यकीनन इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर ही एक्ट करती है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ अब जब इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है इसके ऊपर जिसके पास मास है, इसको हम वेट कहेंगे। वेट का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी एक बना रखी है, तो ये ज़रा समझिए आप। तो वेट जो है असल में यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये लिक्विड क्योंकि मैटर है इसलिए उसका मास भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वेट जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस लिक्विड पे भी एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इस लिक्विड का जो वेट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम इसको फोर्स कहेंगे, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे जनरल फार्मूले में भी है। प्रेशर के फोर्स जो है वो एरिया पे एक्ट कर रही है। तो ये जो फोर्स है वेट, जिसको F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। कहाँ है इसकी डायरेक्शन? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसकी है। तो ये जो लिक्विड है, पानी है, इसका जो वेट है इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी भी डाउनवर्ड है। अब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन इसकी है, तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या मौजूद है? ये सर्किल मौजूद है। तो इसका मतलब ये वेट जो है, ये डाउनवर्ड फोर्स जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये इसके ऊपर, इस सर्किल के ऊपर एक्ट कर रही है, और इस सर्किल का एरिया भी है। तो कनेक्शन बन गया प्रेशर पप्पा फार्मूले से, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन हमारे पास प्रेशर अगर लिक्विड का फाइंड आउट करना है किसी ख़ास जगह का, तो उसका फॉर्मूला ये है। हम ये देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आया। एक कनेक्शन तो अभी मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। ठीक हो गया। तो 160 पेज के ऊपर इसने यही तफसीलात
बताएंगे। अच्छा, और क्या है फिर 161 पेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ इसने क्या तफसीलात बताई हैं। यहाँ इसने हमें तफसीलात बताई हैं कि हाइट का बताया है, हाइट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एरिया हो गया, ठीक है, और वेट की बात हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, हमारे पास ये जो लिक्विड है, लिक्विड जो है, जो वाटर है, हमने कहा था कि इसका मास है। लिक्विड्स में मास के अलावा एक चीज़ का और जिक्र किया जाता है जिसको मास हम बाद में कहेंगे, हम उसको कहेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज़ को कहते हैं। जिस तरह एरिया जो है ये 2 डायमेंशंस का प्रोडक्ट है, लेंथ और ब्रेड्थ का। वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशंस का प्रोडक्ट है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात करते हैं तो नॉर्मली हम उसको कहते हैं साइज़। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि साइज़ जो है पूरा ऑब्जेक्ट का, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ये वॉल्यूम में आ जाती है। तो वाटर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसमें फिर इसका मास जो है वो आ जाएगा, मास जो है वो फिर आ जाएगा इसका, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो पूरे वाटर का साइज़ है, पूरे वाटर का साइज़ है, तो यकीनन उसमें मास भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, V को। मास के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, M को, ठीक है। और तीसरा सिंबल जो है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यकीनन बल्कि वो एक्ट कर रही है इस पानी के ऊपर जिसको हम वेट कह रहे हैं, तो तीसरा सिंबल हमारे पास W आ जाता है। इन्हीं 3 सिंबल्स का गेम है, याद रखिएगा, वॉल्यूम, मास और वेट का। यहाँ पर ये जो वाटर है, ठीक है, इसका वेट भी है, ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम भी है, ये जो वाटर है इसका मास भी है, ठीक है, और ये हमारे पास हाइट भी है। हाइट तो खैर अलग है, इस वाटर से रिलेटेड ये 3 चीज़ें। अच्छा, अब इन 3 चीज़ों का कमाल देखें। इसको समझने से पहले, इन 3 चीज़ों को समझने से पहले एक चीज़ को और भी समझना ज़रूरी है जिसमें वॉल्यूम का यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम। इस डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। डेंसिटी, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। डेंसिटी जो है वो बहुत पहले फाइंड आउट कर ली गई थी, इसकी तफसीलात आगे भी आएंगी, यहाँ पर आप ज़रा इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो ज़रा तवज्जो से सुनें। जब मैं एक बात पहले बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें तख्लीक की हैं वो 3D हैं। 3, हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो पार्टिकल लेवल पे हो, माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पे हो, सितारे सैयारे हों, ज़मीन चाँद सूरज सितारे हों, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, सबका वजूद जो है वो 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ है। यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स का, उनकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसके अलावा उन ऑब्जेक्ट्स का मास भी तो है। मास की डेफिनेशन क्या है ये भी आप देख लीजिए। मास कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो ना आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर मादे की मिकदार, उसको मास कहा जाता है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर ये एक आयरन का पीस है, इतना बड़ा, ठीक है, और ये जो है वो एक वुड है का ब्लॉक है, और ये आयरन का पीस है। आपके ख्याल में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये तो अभी तय हो जाएगा पहले, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो ना डेंसिटी का आपका समझना ज़रूरी है। डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये जो लिखा हुआ है ना मास अपॉन वॉल्यूम, इसको दूसरे सेंस में लेते हैं। ये डिवाइड है, अपॉन का मतलब डिवाइड ना, डिवाइड का मतलब है तकसीम करना, तकसीम करना। तकसीम करना क्या होता है उर्दू में, बांट देना, डिवाइड कर देना, डिवाइड और डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, बांट देना। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 60 टॉफ़ीज़ हैं, 60 टॉफ़ीज़ हैं,
60 टॉफ़ीज़ हैं और 10 जो है वो चिल्ड्रन हैं, 10 बच्चे हैं और आपके पास 60 टॉफ़ीज़ हैं। मैं आपको कहता हूँ कि हर बच्चे को बराबर बराबर आपने टॉफ़ी देनी है। ये ना हो कि कोई बच्चा बोले भाई 60 टॉफ़ीज़ हैं, 10 बच्चे हैं, आपने एक को 6 दे दी, दूसरे को 2 दे दी, तीसरे को 20 दे दी, तो इस तरह बच्चे फिर लड़ाई करेंगे कि उसको ज़्यादा दे दी, उसको कम दे दी। आपने बच्चों को बराबर बराबर टॉफ़ीज़ देनी है। तो क्या करेंगे, 60 टॉफ़ीज़ को आप 10 चिल्ड्रन पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही करने जा रहे हैं ना, 60 टॉफ़ीज़ को तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं आप बराबर बराबर 10 बच्चों में। तो यहाँ टेबल लग जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा। तो आप ये जानना चाहते हैं हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी दें कि सबको बराबर बराबर टॉफ़ीज़ मिल जाए। तो ये आपने सिंपल सा 60 को 10 पे डिवाइड कर दिया, 6 जवाब आ गया। हर बच्चे को 6 टॉफ़ीज़ दे दीजिए आप, तो क्या हुआ, सब खुश हैं, अब सबको बराबर बराबर टॉफ़ी मिल गई, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मास जो है ये भी तकसीम हो रहा है। मास किसी ऑब्जेक्ट का वो भी डिवाइड हो रहा है, किस पर, वॉल्यूम पे। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन आप ज़रा समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मास जो है यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मतलब मास आप डिवाइड कर रहे हैं, मास आप तकसीम कर रहे हैं। कहाँ पर, 3 डायमेंशंस में। वॉल्यूम किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर है ना, इसी के बराबर है ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह पर मैंने लेंथ ब्रेड्थ हाइट कर दिया। डिवाइड का क्या मतलब है, बराबर बराबर बांटना। मास को किस में लेते हैं हम, किलोग्राम में भी लेते हैं, ग्राम में भी लेते हैं, मिलीग्राम में भी लेते हैं ना। हम सपोज करते हैं यहाँ पर ग्राम में ले लेते हैं, ग्राम में ले लेते हैं। तो ये जो आयरन का पीस है, अगर मैं कहूँ कि इस आयरन के पीस की डेंसिटी जो है, इस आयरन के पीस की डेंसिटी जो है वो है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान लगाइएगा ज़रा, इस आयरन के पीस की डेंसिटी कितनी है, 3 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 3 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 3 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, 3 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइड का मतलब आपको समझ में आ गया, बराबर बराबर तकसीम करना। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको भी ज़रा समझ लीजिए, ये स्क्वायर या 3 की पावर सेंटीमीटर पे आई क्यों। सेंटीमीटर यूनिट किसका है, डिस्टेंस का है ना। जो लेंथ है वो भी डिस्टेंस है, जो ब्रेड्थ है वो भी डिस्टेंस है, जो हाइट है वो भी डिस्टेंस है। ये जो आयरन का पीस है इसकी लंबाई आपने मेजर की सेंटीमीटर में, इसकी चौड़ाई आपने मेजर की। अब ये चौड़ाई बनाना यहाँ थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, ये बना दी शायद, ये हाँ, अब कुछ शायद ये बन जाए। एक क्यूब या एक बॉक्स आप ले लें, तो बॉक्स ही की शक्ल का ये आयरन का पीस है। तो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, और इसकी ये थिकनेस जो है, ये वाली, ये जो थिकनेस है, ये साइड में करके CM लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये लंबाई भी हो गई, ये चौड़ाई भी हो गई, और ये ऊंचाई भी हो गई। इसको मैं कहता हूँ ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये जो है इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। हो गया। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट भी सेंटीमीटर में आपने मेजर की, लेंथ भी सेंटीमीटर में आपने मेजर की, और ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई जो है, वो भी सेंटीमीटर में मेजर की। कितने सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर में। हम सपोज करते हैं यहाँ पर कि अभी अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी, क्योंकि देखिए डेरिवेशन से निकल जाऊँगा, लेकिन डेंसिटी को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ये सपोज करता हूँ कि ये जो आयरन का पीस है, इसकी लेंथ जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेड्थ जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है ना। इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर। ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट याद आया क्या बना रही है,
ये तीनों मिलके ये वॉल्यूम बना रहे हैं ना, बना रहे हैं वॉल्यूम। और ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर 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 क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। तो तीनों सेंटीमीटर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे 3 की पावर आ जाएगी, 3 की पावर आ जाएगी, 3 की पावर। इस 3 की पावर को हम बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी हमने इस आयरन के ब्लॉक की जो फाइंड आउट की, वो डेंसिटी कितनी थी, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को मैंने यूँ लिख लिया 3 ग्राम डिवाइडेड बाय क्यूबिक सेंटीमीटर, 3 ग्राम डिवाइडेड बाय क्यूबिक सेंटीमीटर। स्पेस का मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पर मैंने थोड़ी स्पेस और बना ली। 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब डिवाइड का कॉन्सेप्ट जहन में है ना, क्या बताया था, तकसीम कर देना बराबर बराबर। ग्राम किसका यूनिट है, मास का। आपने क्या किया है, आपने इस आयरन के बॉक्स का क्या मास नहीं है, बिल्कुल मास है। आयरन का जो है बॉक्स है, इसका मास है, बिल्कुल है। क्या इस आयरन के बॉक्स की लेंथ नहीं है, बिल्कुल है। क्या इस आयरन के बॉक्स की ब्रेड्थ नहीं है, है। क्या इसकी हाइट नहीं है, है। और अगर मैं कहूँ कि इस आयरन के बॉक्स का वॉल्यूम नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई वॉल्यूम बनता है। तो इसका मास भी है और इसका वॉल्यूम भी है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका मास जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, आप इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इसका मास जो है उसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं 3 डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशंस में। इसके मास को आप इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इसकी लेंथ में भी, इसकी ब्रेड्थ में भी और इसकी हाइट में भी। दोबारा सुन लीजिए, इस आयरन के बॉक्स के मास को आप इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इसकी लंबाई में भी, इसकी चौड़ाई में भी, इसकी ऊंचाई में भी। इसी को मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 ग्राम मास जो है वो डिवाइड कर रहे हैं सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ग्राम जो है वो लंबाई में है, 3 ग्राम ही किस में है, चौड़ाई में है, जिसको ब्रेड्थ कह रहे हैं, और 3 ग्राम ही किसके अंदर है, ऊंचाई में है, जिसको हाइट कर रहे हैं। हमने इसके वज़न को तीनों डायमेंशंस में बराबर बराबर तकसीम कर दिया, बराबर बराबर तकसीम कर दिया कि 3 ग्राम लंबाई में है, 3 ग्राम ही चौड़ाई में है, 3 ग्राम ही ऊंचाई में है। अब ये जब हमने काम किया है कि इसके वज़न को हमने बराबर बराबर 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया, तो इसके वज़न को मास कहते हैं। तो मास को हमने एक्चुअली किस पे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया। और मास को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया मतलब मास को आपने 3 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया। इसी को तो हम डेंसिटी कहते हैं। ये रहा ना डेंसिटी का फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास को 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर देना बराबर बराबर। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं समझ सकता हूँ। ये जो वीडियोस हैं इनको आपको, अब मुश्किल वीडियोस बनेंगी फिज़िक्स की जितनी भी आएंगी, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा बैक करके दोबारा वीडियो को देखें, रोक रोक के देखें और लेक्चर को नोट करें। मेरी एक एक बात बहुत कैलकुलेटेड है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका लर्निंग फेज चल रहा है ये अभी। जो मेहनत करेगा वो फिज़िक्स सीख जाएगा। ये सारी चीज़ें बड़ी अहम। तो ये है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। डेंसिटी क्या है, जिसमें मास किसी ऑब्जेक्ट का आप उस ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशंस में बराबर बराबर तकसीम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह ये जो लिक्विड है, ये जो पानी है, इसका भी यकीनन मास है और इसका मास है, तो इसका मास भी जो है वो इसके वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो इस वाटर की डेंसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। तो ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाना
ज़रूरी था क्योंकि इसका बड़ा काम है इस फॉर्मूले की डेरिवेशन। तो इसकी तरफ चलते हैं। ये हमने क्या लिया था, ये वेसल लिया था, इसमें पानी लिया था, और ये वुड वाली बात छोड़ दें, अभी वुड को छोड़ें, बस ये आयरन का ब्लॉक जो है, इससे मैंने आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। मैं कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि ये सारे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। मुझे नहीं यकीन कि हर एक की बातें समझ में आएंगी, मुश्किल है। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाटर, इसका मास भी, अगर डेंसिटी का फॉर्मूला हम देखें तो डेंसिटी किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमने कहा था कि ये जो पानी है इसका वॉल्यूम भी है, इसका मास भी है और इसका वेट भी है। आपको वेट का फॉर्मूला याद है, W इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें, ये डेंसिटी का सिंबल डी नहीं लगाते हम, समझाने के लिए होता है, वरना तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रू, जो ग्रीक लेटर है रू वो आएगा, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको लगा देंगे। अब यहाँ पर ये हो गया, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये वेट का फॉर्मूला हो गया। अब वेट के फॉर्मूले में और डेंसिटी के फॉर्मूले में कुछ चीज़ें आपको मैच करती हुई यहाँ नज़र आ रही होंगी। वेट के फॉर्मूले में मास आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी मास है, अच्छा, और हमने यहाँ पर भी मास का जिक्र किया है पानी को लेके। इसके अलावा पानी के वॉल्यूम का जिक्र किया है तो वॉल्यूम भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब हम ज़रा ये फॉर्मूला जो बनाया है, हमने ड्राइव किया है, किससे बनाया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन किससे, एरिया। यही पप्पा फॉर्मूला है ना प्रेशर का। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम, वो फॉर्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकें लिक्विड्स का जो वो किसी जगह पर लगा रही हैं। जैसे कि इस वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है और हम इस सर्किल में जो है इस पे जानना चाहते हैं कि इस जगह पर ये वाटर का प्रेशर क्या है। तो ये जनरल फार्मूला आ गया। इसको अगर हम देखें तो ये फोर्स किसके बराबर है, यहाँ पर वेट के बराबर है, क्लियर ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर है। वेट किसके बराबर है, mg के बराबर है, mg अपॉन a, ठीक है। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, P इज इक्वल टू W अपॉन ए और P इज इक्वल टू mg अपॉन a। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, अब इसका किरदार शुरू होता है। इसमें थोड़ी रद्दोबदल करनी पड़ेगी। इस v को यहाँ इसके साथ ले आइए, रो के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, रू v इज इक्वल टू m, पुट वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू ये जो है, इसकी वैल्यू क्या है, रू और v। m कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू रू v अपॉन a। आगे अब यहाँ पर ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये किसके बराबर है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर है ना। तो इस वॉल्यूम में से ये लेंथ और ब्रेड्थ अगर लें तो इससे क्या बनता है, इससे एरिया बनता है ना। तो पहले तो मैं एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट भी तो कर सकता हूँ। देखें बात तो वही है ना, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास v है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, रू, और v की जगह पर क्या आ जाएगा, पहले मैं इसको करता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी, ताकि आपको इजी हो जाए। फिर क्या आएगा, रू, मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ, रू मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है ये दोनों, ये क्या बनाएंगे, ये एरिया बनाएंगे। हाँ, ये क्या बनाएंगे, एक चीज़ मैं मिस कर गया, ज़रा उसको भी अभी ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं ये जी जो है ये लगाना भूल गया था, सॉरी जी, ये जो जी था यहाँ मैं भूल गया था, ये मैंने लगा दिया जी। एम की जगह पर रू और वी आ गया, क्योंकि एम को बराबर किया था रू और वी के, ठीक है। अब ये ऊपर भी ए है, नीचे भी ए है, ये ए से ए कट जाएगा। आपके पास अब क्या बचेगा, आपके पास अब बचेगा ये प्रेशर बराबर है रू, और यहाँ पर जी भी था, याद है,
जी सबके साथ आता रहेगा, ऊपर से जी आ रहा है जी, तो ये हो जाएगा आपके पास रू जी एच, क्योंकि ए तो कट गया, ए तो ए से कट गया, रू एच जी या रू जी एच आखिर में आपके पास बचेगा। और यही फार्मूला जो है आपका, वो कौन सा फार्मूला है? प्रेशर का फार्मूला है। किसके लिए? लिक्विड्स के लिए। आगे ख़त्म करने से पहले आखिरी बात फिर मैं आपको बता दूँ, अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं अपने आप को जहनी तौर पे तैयार कर लीजिए। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, फिज़िक्स समझना आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो को एक दफ़ा और देखिए तसल्ली के साथ, सुकून के साथ। शोर शराबे में बैठे हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और लेक्चर को नोट नहीं कर रहे, ये चीज़ें अगर आप में नहीं हैं कि आप सुकून से बैठें अकेले में और लेक्चर को नोट करने की हैबिट डालें, तो रियली सॉरी, आप फिज़िक्स नहीं सीख सकते, ये मैं बता दूँ आपको, नहीं सीख सकते। आप एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे लेकिन सारी ज़िंदगी आपको फ़िज़िक्स समझ में नहीं आएगी। और फिज़िक्स समझ में नहीं आएगी एंट्री टेस्ट में, और इसी तरह MCQs वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, किसी भी एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ाम देने अभी आपने, आप फंस जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, एक हद से आगे बढ़ नहीं सकते। तो फिर अपनी शिकायत मत कीजिएगा किसी से कि ये क्या हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।